अभिनंदन श्रोतागण, आइए आज सुनते हैं कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई शूद्र। गांव के सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी तो बेटी को वारी। घर में कोई और आदमी न था। बेटी गौरा बाग से पत्तियां बटोर लाती तो माँ गंगा भाड़ झोंकती। इससे सेर भर अनाज मिल जाता तो दोनों खाकर सो पड़ती। इसी से उनका गुजर बसर हो रहा था। हर माँ की तरह गौरा की माँ को भी हमेशा यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बेटी की सगाई हो जाए। पति के मर जाने के बाद गंगा ने कभी दूसरा घर नहीं बसाया, ना ही कोई रोजगार शुरू किया था। तब भी माँ बेटी सुकून से रहती थी। इस बात को लेकर गांव के लोगों पर माँ बेटी पर संदेह होता था। सबके मन में यही सवाल आता था कि दोनों स्त्रियां कोई धंधा नहीं करती, कोई मर्द भी नहीं है, तो फिर ये इतने आराम से कैसे रहती हैं। कभी इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाते भी नहीं देखा। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है। 5-10 कोस से अधिक उनका दायरा नहीं होता। आखिर क्या कारण है कि कोई गौरा से शादी के लिए तैयार नहीं होता। गौरा की शादी के लिए माँ बेटी ने साथ कई तीर्थ यात्राएं की। उड़ीसा तक हो आए, लेकिन कुछ हल नहीं निकला। गौरा सुंदर और सुशील थी, लेकिन किसी ने उसे कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाह कभी ऊपर न उठती थी। उसकी ये हरकत गांव वालों के शक को और मजबूत करती थी। सभी को यही लगता कि कोई स्त्री इतनी सती कैसी हो सकती है। दिन गुजरते गए। गौरा की माँ चिंता में घुलती जा रही थी। उधर गौरा की सुंदरता, उसकी जवानी गांव वालों की नजरों में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूर नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस दूर पहुंचते उसे रात हो गई। उस समय वह गांव में पहुंचा। वह लोगों से किसी कहार का घर पूछता हुआ गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देख गंगा बहुत खुश हुई। गंगा ने उस परदेसी से उसका नाम पूछा तो परदेसी ने बताया कि उसका नाम मंगरू है। इसके बाद गंगा ने मंगरू का खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। मंगरू नौजवान था, तभी उसकी निगाह गौरा पर पड़ी। गौरा एक सुंदर और शांत हाव भाव की लड़की थी, जिसे देखते ही मंगरू भी मोह में पड़ गया और वह झट गौरा से सगाई के लिए मान गया। उसने 2-4 गहने खरीदे, कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। गंगा बेटी दामाद को अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगे। 10-15 दिन भी नहीं बीते कि मंगरू के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगीं। बिरादरी के अलावा दूसरी जाति के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लगे। मंगरू इन अटकलों से परेशान हो गया, लेकिन वह गौरा को छोड़ना भी नहीं चाहता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के घर गया। बहन ने खाना परोसा। मंगरू ने बहनोई को साथ खाने के लिए कहा। बहनोई बोला, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूँगा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। उसने साफ साफ पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। बहनोई बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुमने बिरादरी से बाहर शादी की है, किसी से ना कुछ पूछा ना कुछ बताया। जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ भी नहीं सकता। तुम्हारी हरकत की वजह से मैं समाज से रिश्ता नहीं खत्म कर सकता। मंगरू तेजी से उठा और ससुराल लौट आया। मन बेचैन था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रात के अंधेरे में गौरा को छोड़कर चला गया। इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन मंगरू का कुछ पता ना चला। पति के गायब हो जाने पर भी गौरा उदास ना थी। वह हंसती खेलती, मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार होती थी। अपने पीछे मंगरू एक भजन की किताब छोड़ गया था। खाली समय में गौरा उस किताब से कोई भजन गाती थी। पहले गौरा गांव की औरतों से ज़्यादा मिलती जुलती न थी। दरअसल उसके पास उन स्त्रियों से बात करने का कोई विषय ही ना था। पर गौरा के पास अब गृहस्थ जीवन की ढेरों बातें थी, जिसकी चर्चा वह गली मोहल्ले की औरतों के साथ करती रहती। वह बताती कि मंगरू कितना अच्छा सहनशील है। तभी वहाँ मौजूद एक स्त्री ने पूछा, गौरा, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरा कहती, मर्द कभी ससुराल में रह सकता है भला? बाहर जाकर पैसा कमाना ही मर्द का असली काम है। वही जब गौरा से ये सवाल किया जाता कि मंगरू खत क्यों नहीं लिखता, इस पर गौरा मुस्कुरा कर कहती,
अपना ठिकाना बताने से डरते हैं। जानते हैं गौरा सामने आ पहुंचेगी। सच कहूँ तो मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। एक बोली, तेरी बात हम नहीं मानते। जरूर मगरू और तेरी लड़ाई हुई होगी, तभी तो वह इस तरह बिना बताए तुझे छोड़कर चला गया। गौरा बोलती, बहन, अपने भगवान से भी भला कोई लड़ता है क्या? जिस दिन ऐसी नौबत आई मैं कहीं जाकर डूब मरूंगी। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा के घर रुका। इत्तेफाक से वह मगरू का पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियाँ गौरा के हाथ में थमाई और बोला, मुझे मगरू ने तुझे लेने के लिए भेजा है। ये सुनते ही गौरा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की औरतों से मिलाई, सबको अपने जाने की खबर दे दी। बेटी के जाने से गंगा मायूस थी, लेकिन साथ ही खुश भी थी। रास्ते पर गौरा के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। बीच बीच में उसे अपनी माँ के अकेलेपन की भी याद आ जाती थी। डर लगता था कि बेचारी अम्मा अकेले कैसे रहेंगी। सारा काम अकेले करना पड़ेगा। बूढ़ी दिन भर रोती रहेगी। इसी उधेड़-बुन में रास्ता कट गया। लगभग 3 दिन बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पर पहुंची। गौरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह प्लेटफॉर्म पर उतरकर मगरू का इंतजार करने लगी। बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया, लेकिन मगरू तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शायद अब तक आया नहीं है। गौरा घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम डेरे पर चलते हैं। उसे मालूम न था कि हम कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे में भला उसकी राह देखने का कोई फायदा नहीं। गौरा बात मान गई और दोनों तांगे पर सवार होकर चल दिए। यह पहली बार था जब गौरा गांव से बाहर निकली थी। उसकी आंखें इधर उधर की चीजों को निखारने में लगी हुई थी। अचानक तांगा एक सुंदर और विशाल भवन के सामने रुका। गौरा उतरी और तेजी से सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। मगरू से मिलने की थोड़ी सी भी देरी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मगरू का कमरा है। जाओ, वह अंदर ही पड़ा होगा। गौरा अंदर गई, लेकिन कमरे में कोई ना था। कोने में खाट और 4-5 बर्तन पड़े हुए थे। वह बाहर आई, बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, मगरू काम पर गया होगा, शाम को लौटेगा। यहाँ पर किराए पर रहता है। कमरे में मगरू को ना पाकर गौरा थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन शाम को मिलने की सोचकर मुस्कुराई और साफ सफाई में लग गई। लेकिन शाम होने पर भी मगरू न आया। गौरा का मन फिर घबराने लगा। घना अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद कमरे पर दस्तक हुई। गौरा दौड़ी और दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़ा था। गौरा बोली, वो तो अब तक नहीं आए। बूढ़ा बोला, अभी मैं मगरू के दफ्तर से ही लौटा हूँ। साहब ने बताया कि मगरू का ट्रांसफ़र हो गया है। मगरू ने साहब से कई मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और दूसरी जगह भेज दिया। मैं दफ्तर से उसका नया पता ले आया हूँ। कल सुबह तुम्हें जहाज पर बैठा दूंगा और फिर तुम अपने मगरू के पास चली जाना। गौरा घबरा कर बोली, जहाज में? कितने दिन का सफ़र होगा? बूढ़े ने कहा, कम से कम 8 से 10 दिन तो जरूर लगेंगे, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन बूढ़े ने उसे जहाज पर बैठा दिया और विदा किया। जहाज जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था, वैसे वैसे गौरा को लग रहा था कि अब उसकी अम्मा, गांव सब पीछे छूटा जा रहा है। चारों ओर पानी पानी देख गौरा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में मगरू को कहाँ खोजेगी, यह सोच सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गौरा ने देखा कि एक कोने में एक स्त्री अकेली बैठी हुई है। गौरा ने हिम्मत करके उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? यह सुनते ही स्त्री की आंखें डबडब आ गईं। बोली, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जहाँ भाग्य ले जाए वहीं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास। स्त्री झट से बोली, बहन, कोई तुम्हें बहला फुसला कर लाया है? तुम किसके साथ आई हो यहाँ? गौरा ने बताया, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ बैठा गया। मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोली, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था, जिसकी एक आंख फूली हुई थी, वही? गौरा, हाँ बहन, वही। स्त्री बोली, बहन, उसी दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। भगवान करे उसकी 7 पुश्तों को नरक नसीब हो।
उस कपटी के कारण ही मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अब जा रही हूँ मिस्र देश, वहीं मेहनत मजदूरी करूंगी और गुजर बसर करूंगी। यह सुनकर गौरा का मुंह उतर गया। वह सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? उससे अपनी माँ, अपने गांव, सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करें बहन? स्त्री बोली, अब यह तो वहां पहुंचने के बाद ही मालूम चलेगा। यह कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी और अपना दुख बताने लगी। गौरा ने स्त्री को हिम्मत दी। स्त्री ने बताया, शादी के तीसरे साल में उसके पति की मौत हो गई। पति के ख्यालों के साथ वह किसी तरह जी रही थी कि एक रोज यह बूढ़ा वेश बदल कर आ गया और उसने सन्यासी का रूप लिया हुआ था। मैं उसके जाल में फंस गई। आज मेरी यह दुर्दशा है। इसने मुझे पति से मिलवाने का लालच दिया। मैं बेवकूफ़ पति से मिलने की चाह में इस बहरूपिया की बात में फंस गई और इसके साथ चल दी। स्त्री की बातें सुनकर गौरा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह बिल्कुल मौन हो गई थी। मगरू से मिलने का सपना एक झटके में टूट गया था। गौरा को इस हाल में देखकर स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गौरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है। मैं और तुम दोनों अब साथ ही रहेंगे। कई दिनों की यात्रा के बाद जहाज किनारे पर पहुंचा। सभी यात्री उतरने लगे। तट पर मौजूद एक आदमी सभी यात्रियों के नाम लिख रहा था। जब गौरा ने उसको देखा तो वह अवाक रह गई। साथ वाली स्त्री ने पूछा, गौरा, क्या तुम इस व्यक्ति को पहचानती हो? गौरा बोली, बहुत अच्छी तरह से। यही तो वे हैं जिनसे मिलने के लिए मैं घर से निकली। स्त्री बोली, अच्छा, तो ये तुम्हारे पति हैं? अब तो तुम मेरे साथ ना आओगी, मुझे भूल जाओगी। गौरा बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? तुमने मुझे सहारा दिया है। मंगरू अपने काम में व्यस्त था। गौरा कोने में खड़ी मंगरू को निहार रही थी। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ और वह गौरा के पास आया। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आई हो? गौरा ने अपना नाम बताया। मेरा नाम गौरा है, मदनपुर बनारस से आई हूँ। मंगरू ने उसका हाथ थाम लिया और आंखों में आंसू लिए बोला, भला तुम यहाँ कैसे आई? गौरा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने ही तो बुलावा भेजा था, सो मैं आ गई। मंगरू को समझ नहीं आया कि गौरा क्या कह रही है। वह बोला, मैंने कब बुलावा भेजा? भला मैं तो पिछले 7 सालों से यहाँ कैद हूँ, जहाँ कभी घर नहीं जा सकता। गौरा घबराकर बोली, तुमने बूढ़े को नहीं भेजा था मुझे लाने के लिए? बिल्कुल नहीं। गौरा का मन छोटा हो गया। उसे इस जवाब की आशा न थी। मंगरू बोला, अब तुम यहाँ से 5 सालों तक नहीं जा सकती। यहाँ का यही नियम है। ठीक है, फिर मैं अलग रहकर अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन तुम पर भार ना बनूंगी। मंगरू बोला, तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं हो सकती गौरा। तुम सती हो, देवी हो। जिस बूढ़े आदमी ने तुमको बहकाया, उसी ने मुझे भी यहाँ भेजा है। आओ मेरे साथ, मेरे ठिकानों पर चलो। यह स्त्री कौन है तुम्हारे साथ? गौरा बोली, यह मेरी सहेली है, यात्रा के दौरान जहाज पर मिली। इसका यहाँ कोई नहीं है, यह मेरे साथ ही रहेगी। मंगरू मान गया। तीनों लोग पैदल चलने लगे। तभी आदमी आते दिखाई दिए। मंगरू के पास आकर दोनों आदमियों ने बोला, आज से ये दोनों औरतें हमारी। मंगरू ने क्रोध से कहा, ये दोनों मेरे घर की स्त्रियां हैं, इन पर आंख तक न डालना। दोनों आदमी ठहके लगाकर हंस पड़े। मंगरू का गुस्सा बढ़ गया। तभी एक आदमी गौरा की ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मंगरू चिल्लाया, छूना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों आदमी सहम गए और वहां से चले गए। मंगरू, गौरा और उसकी सखी आगे बढ़े। तभी सामने से एक अंग्रेज आ पहुंचा। उसने मंगरू से कहा, जमादार, ये दोनों औरतें आज से मेरे कोठे में रहेंगी। मंगरू ने हाथ जोड़ दिए, बोला, साहब, ये मेरे घर की औरतें हैं, इन्हें जाने दीजिए। अंग्रेज बोला, झूठ मत बोलो तुम। गौरा की ओर इशारा करके कहा, इसको हमारी कोठरी में भेज दो। मंगरू ने ना में सिर हिलाया, लेकिन तब तक अंग्रेज आगे बढ़ चुका था।
साहब की बात पर अमल करना जमादार का काम था। मंगरू समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार रास्ता तय हुआ। दोनों मजदूरों के रहने वाले झोपड़ों में पहुंचे। किसी तरह नजर बचाकर मगरू दोनों औरतों को घर ले गया और खुद दरवाजे पर बैठ रहा। दोनों स्त्रियां कमरे के भीतर अपने भाग्य को कोसती बैठी हुई थी और मगरू दरवाजे पर बैठा रखवाली करता रहा। अगले दिन दस्तक हुई और एक सिपाही ने आकर कहा, चलो तुम्हें साहब ने बुलाया है। मगरू बोला, भाई तुम हमारे देश के आदमी हो, मुझ पर मुसीबत आन पड़ी है, मदद करो। जाओ साहब को कह दो मगरू घर पर नहीं है। साहब बोला, ना बाबा, वह गुस्से में है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता, तुम साथ चलो। मगरू के पास कोई चारा ना था। वह सिपाही के साथ निकल गया। मगरू को सामने देखकर साहब जोर से चिल्लाया, वह औरतें कहाँ हैं? कल तुम उसे मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए? मगरू ने हाथ जोड़कर कहा, वह मेरी पत्नी है साहब। और वह दूसरी? मालिक, वह मेरी बहन है। साहब गुस्से से बोला, हम कुछ नहीं जानते, तुम उन दोनों में से किसी एक को लेकर आओ जल्दी। मगरू साहब के पैरों में गिर गया और रोने लगा, लेकिन साहब का दिल न पसीजा। उसने आदेश दिया, जल्दी करो वरना मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। मंगरू कोड़े खाने को तैयार हो गया। साहब नशे में था। उसने न आप देखा न ताब, हंटर निकाला और कोड़े बरसाने शुरू कर दिया। मगरू की चीख निकल आई। साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार ना हुआ। उसने अपने प्राण त्यागना बेहतर समझा। इधर गौरा और सखी कमरे में बैठे मगरू की बाट देख रहे थे। उन्हें क्या पता था कि मगरू पर क्या बीत रही है। अचानक किसी के रोने चीखने की आवाज़ सुनाई दी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह को आ गया। यह मगरू की आवाज़ थी। गौरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मगरू की आवाज़ सुनकर उससे रहा ना गया तो आवाज़ के पीछे दौड़ गई। फाटक खुला हुआ था। वह अंदर जा पहुंची। सामने मंगरू खुले बदन लहूलुहान खड़ा था। अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहा था। गौरा उससे लिपट गई और बोली, इसके बदले जितना चाहे मुझे मार लो, लेकिन इन पर दया करो। अंग्रेज खुश होकर गौरा से बोला, तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गौरा बहुत असहाय महसूस कर रही थी। वह बोली, हाँ, लेकिन इनके ठीक हो जाने के बाद। अंग्रेज मान गया। उसने मंगरू पर अत्याचार बंद कर दिया और सिपाही को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। गौरा भी साथ थी। 4 दिनों बाद मंगरू को होश आया। तय शर्त के मुताबिक अब गौरा को मंगरू का साथ छोड़कर अंग्रेज के पास जाना था। उसे यह मंजूर नहीं था। उसने इससे बेहतर मरना समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार में वह कूद पड़ी। आनन फानन में अस्पताल कर्मचारी दौड़ा मंगरू के पास गया और गौरा के नदी में कूदने की सूचना दी। मंगरू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। दौड़कर नदी के सामने पहुंचा और छलांग मार दी। जीते जी तो वह कभी साथ नहीं रह पाए। अब वे दोनों परलोक की यात्रा में साथ ही जा रहे थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को अपना मन साफ और सच्चा रखना चाहिए। किसी कार्य को करने के पीछे यदि उसकी नीयत नेक होती है तो नियति उसके साथ कभी बुरा नहीं करती। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोतागण। कृपया अपने कमेंट बॉक्स में दें। मेरी कहानी को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।